अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो होने वाली है, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि मैं छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम उस्मान है और मैं एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं। और मैंने अपने यूनिवर्सिटी के करियर के दौरान मैंने बहुत से लोगों को प्रोग्रामिंग सीखते हुए और अपना प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करते हुए देखा है। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने में, और शुरू में सीखने में उनको बहुत मुश्किल होती है। और मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग को सिखाया नहीं जाता। और बहुत लोगों में एक तरह से डर सा पैदा कर दिया जाता है कि प्रोग्रामिंग एक बहुत मुश्किल चीज़ है और ये तो हमें कभी आएगी ही नहीं, ये तो ये तो करना मेरे लिए, ये तो मेरी चीज़ ही नहीं, ऐसे लोग समझते हैं। तो मेरा इस चैनल को शुरू करने का मकसद ये है कि मैं एक तरह से लोगों को ये सिखाऊं कि प्रोग्रामिंग आसान है और तकरीबन हर इंसान सीख सकता है ये चीज़। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक आसान तरीके से जो जो चीज़ें मैंने अपने पिछले 5 साल के करियर में प्रोग्रामिंग के सीखी हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊं इस चैनल पे। तो अगर ये चीज़ ऐसी है कि आपको पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। अच्छा, तो इस सबसे पहली वाली सीरीज़ में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स वर्क कैसे करते हैं, और ये सारा कुछ, ये जो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग ये है क्या चीज़। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होगा? इसके लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, जो थोड़ा सा भी, मतलब बहुत पुराना पेंटियम ना आप लेके आ जाना, बस एक कोई नया सा, कोई भी थोड़ा सा भी मॉडर्न कंप्यूटर होगा वो चल जाएगा इसके लिए। 4 GB, अगर 2 GB 4 GB रैम भी होगी वो भी चला लेगी इसको। कोई इतना बड़ा हम काम नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपको एक इंटरनेट चाहिए होगा, जो, अगर आप मतलब ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट तो होगा ही। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसके लिए। उसके अलावा सारा कुछ हम यहाँ से करेंगे, शुरू करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स में हमारे पास है कि एक प्रोग्राम होता क्या। प्रोग्राम आसान लफ्ज़ों में एक तरतीब के साथ ना हम कंप्यूटर को चीज़ें बता देते हैं कि ये कंप्यूटर, ये मतलब ये चीज़ें हैं, इस तरतीब के साथ इनको पहले ये करो, फिर उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो। तो जैसे आप एक, फॉर एग्जांपल, पौधा लगा रहे हो, पहले आप मिट्टी निकालोगे, थोड़ी सी उसके लिए जगह बनाओगे, फिर उस पौधे को दूसरी जो आपने रखा हुआ है उसको अंदर मिट्टी में रखोगे, फिर मिट्टी में दबाओगे उसे, फिर पानी दोगे। तो ये बस एक ऐਵੇਂ फजूल सी मिसाल थी, पता नहीं क्यों मैंने दी। अच्छा, तो कंप्यूटर जो होता है ना, वो इट्सेल्फ बहुत बेवकूफ़ होता है। हमें उसको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है कि ये सब कुछ करना है तुमने, फिर वो सारा कुछ हमें करके देता है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक तरतीब होती है, जो एक पहले, मतलब लोगों ने, बड़े ज़हीन लोगों ने तरीके बनाए हुए हैं चीज़ों को करने के। तो वो आप एल्गोरिदम यूज़ करते हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब कंप्यूटर क्योंकि बेवकूफ़ होता है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना, बड़े कमाल के लोगों ने एक हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई हैं, जो कि एक हमें हमें आसान लफ्ज़ों में हमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखने देती है, प्रोग्राम्स लिखने देते हैं हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो जो ना फिर कंप्यूटर को समझ आ जाती हैं चीज़ें। और फिर कंप्यूटर उन उन प्रोग्राम से समझ के चीज़ें, वो एक्शंस परफॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ये हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन शुरू शुरू में आपको ये दो का ही पता हो, बड़ी बात है। तो हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये होती हैं कि हाई लेवल हमारी ज़बान के करीब होती है, मतलब इंसानों के लिए समझना आसान होती है, क्योंकि आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बड़े टाइम से है। तो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना, वो इंग्लिश के करीब होती हैं। उसके बाद होती है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, वो कंप्यूटर के लिए समझना आसान होती हैं और वो कंप्यूटर के करीब होती हैं। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो फिर, क्योंकि कंप्यूटर को ऐसे समझ नहीं आती चीज़ें, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए ना, बैक एंड पे उसके, मतलब पीछे बड़ा उसको काम करना पड़ता है कि वो चीज़ों को ना आसान से करके कंप्यूटर के लिए तैयार करे, एक अच्छे से डिश बना के उसको दे कंप्यूटर को कि वो कंप्यूटर आराम से समझ ले। तो इस चीज़ को करने के लिए उसको ना बड़ा काम करना पड़ता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को। तो इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी स्लो होती है लो लेवल लैंग्वेज
के कंपैरिजन में। लेकिन आजकल क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो ये चीज़ें अब बात मिली सेकंड्स में आ गई है। तो लोग कंपेयर करते हैं स्पीड्स को कि मिली सेकंड का भी फ़र्क आ जाए ना, तो वो उसको भी समझते हैं कि ये चीज़ ना बड़ी इंप्रूव हुई है। और लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि पहले ही एक कंप्यूटर के करीब होती है, तो वो उसको ना मतलब डायरेक्ट वो मशीन कोड को में दे देती है, उसको कन्वर्ट करके, तो उसके लिए ये फिर ना इसलिए तेज होती हैं थोड़ी चलने में। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आईडीई क्या होती है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है ना, वो हमें एक ना सेट ऑफ टूल्स देता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में हम देखेंगे। क्योंकि इस ऐसे में अगर आपको सारा कुछ एक ही दफ़ा आके आपके लाइक सर पे फेंक दो ना, तो आप तंग आ जाओगे। और यही चीज़ें मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से लोग प्रोग्रामिंग से भागते हैं, क्योंकि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में भी हमें फॉर सारा कुछ भाई एक ही दफ़ा ला के बस हमारे पे फेंक दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। और अगर आपको मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाके दोबारा सुन के देख लें। और आपको यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट मिल भी रहा है, अगर आपको मेरे अल्फाज में समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको थोड़ा सा गूगल करके भी देख लो खुद। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं और मैं अगर वैसे सर्च कर लूं, व्हाट इज़ एन आईडीई, और तो हमें यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस वीडियोस मिल जाएंगी, लोगों की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके रिलेटेड। अच्छा, तो वापस आते हैं अपनी चीज़ पे हम। उसके बाद हम देख रहे थे कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर भी एक प्रोग्राम ही होता है जो पहले के बड़े ज़हीन लोगों ने लिखा होता है। और कंपाइलर जो है ना, वो हमारा प्रोग्राम जो होता है, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कन्वर्ट करता है एक लो लेवल मशीन कोड में, जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है जिस चीज़ को। तो ये इस चीज़ को ना इस तरह समझ लो कि हम ये हमारा प्रोग्राम है। ये एक प्रोग्राम हम जब चलाते हैं कंप्यूटर में, तो वो जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर भाई साहब उसके साथ कुछ करते हैं। समझ लो कि जैसे एक शेफ है, शेफ बड़े तैयार करता है डिश को, हम उसे बस सौदा ला के देते हैं, सामान ला के देते हैं, वो चीज़ को तैयार करता है। और वो फिर आगे ना कंप्यूटर को मशीन कोड दे देता है कि ये सारा कुछ तैयार हुआ हुआ है, ये चीज़ें ऐसे करनी है, और इनको बस चला दो। कंपाइलर की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? अब अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री को पता है, तो आपको पता होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। हमारे पास विंडोज़ है, हमारे पास लिनक्स है, हमारे पास मैक है, और उससे पहले ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर होते थे वो कमांड लाइन इन होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्शंस लिख के भेजते थे। उसमें हमारे पास कोई यूआई नहीं होता था, जैसे विंडोज़ में हमें चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर को टेक्स्ट के ज़रिए बताता था कि क्या 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 करना है। जब हमारा प्रोग्राम हम एक लिखते हैं ना, उसको अगर हमें इस मुख्तलिफ मशीन्स पे चलाना है, तो उन सब पे चलाने का ना उनको अलग तरीका होता था। हर मशीन अलग तरीके से कंप्यूटर की हार्डवेयर को एक्सेस करती है। और उसको कंपाइल करने के लिए भी ना, उसको कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में वो मुख्तलिफ तरीके चलाते हैं। ऐसे तो मतलब आपका एक प्रोग्राम हो, आपको हर किसी के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने पड़े, अलग अलग कंपाइलर्स करने पड़े। ये लोगों ने ना फिर मतलब एक जनरल कंपाइलर बना लिया, इसलिए कि वो सारे कंप्यूटर्स पे एक ही कंपाइलर आपको ना मतलब कन्वर्ट करके दे देता है कोड, तो वो हर मशीन पे चल जाता है। आसान लफ्जों में ये कंपाइलर है। अच्छा, इससे पहले कि हम कंपाइलर इंस्टॉल करें, जो कि मैं पॉइंट लिखना यहाँ पे एक भूल गया, वो ये होगा कि इसको 8.5 पॉइंट कर लेते हैं कि इंस्टॉलिंग एन आईडी। तो हम एक आईडी इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ताकि हम उसमें अपना कोड लिख सकें। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंस्टॉल वीएस कोड। हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे इसके लिए, क्योंकि आप मतलब इसके लिए आईडीज तो बेतहाशा हैं। मेरी पसंदीदा ये है, तो मैं जैसे हर चीज़ में ये इस्तेमाल करता हूँ।
इधर से आपने इसको इंस्टॉल विंडोज़ पे डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास क्योंकि पहले ही डाउनलोडेड पड़ी हुई है तो मैं इसलिए दोबारा इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। अच्छा, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद ना आपने बस इसका सेटअप रन करना है, इसको एक्सेप्ट करो और ये सारी चीज़ें चेक रहने देना। डेस्कटॉप आइकॉन आपको बनवाना हो तो वो भी बना लेना। बाकी इसके बाद आपने बस इंस्टॉल करना है। मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही किया पड़ा है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना वीएस कोड खोलना है। अगर आपने डेस्कटॉप आइकन बनाया है तो वो आपके डेस्कटॉप पे आ गया होगा। अगर वो आपने नहीं बनाया तो आप विंडोज़ का बटन दबा के इधर वीएस कोड सर्च भी कर सकते हो। तो कोड, ओके, मेरे पास तो आ नहीं रहा इधर। उसके अलावा अगर यहाँ पे भी आपके पास नहीं आ रहा, जैसे मेरे पास भी नहीं आ रहा, तो आप अपना टर्मिनल खोल के टर्मिनल इधर सर्च करो कमांड प्रॉम्प्ट। अब मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह शो हो रही है, आपके पास मुख्तलिफ तरीके से शो होगी थोड़ी सी। तो आप यहाँ पे कोड सर्च करो, कोड लिख के एंटर करोगे ना तो आपके पास वीएस कोड खुल जाएगा आपका। तो इसके बाद आपने जो करना है वो आपने खोलनी है अपनी एक्सटेंशंस वाले टैब, और एक्सटेंशंस वाले टैब में आपने ये सर्च करना है सी, यहाँ पे सी एक्सटेंशन, ये सर्च करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सी एक्सटेंशन पैक। इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसके अंदर दो एक्सटेंशंस हैं, ये दोनों आपके एडिटर में इंस्टॉल हो जाएंगी। बाकी तीन एक्सटेंशंस हैं, मैं नीचे स्क्रॉल करना भूल गया था। ये इंस्टॉल करने के बाद आपने ये सर्च करना है कोड रनर, तो ये वाली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा ये हमारा कोड रन करने में हमारी हेल्प करेगी एक्सटेंशन। और ये जो हमारी एडिटर है वीएस कोड, ये इसलिए बहुत अच्छा और सिंपल है कि इसमें आप अपनी मर्जी के साथ मतलब जो चीज़ें फीचर्स ऐड करना चाहते हो ना, तो आप बस उसकी एक्सटेंशन ऐड करो और आपके पास वो फीचर ऐड हो जाएगी। आपको मतलब पहले से ही बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करके बड़ी सारी एक आईडी नहीं इंस्टॉल करनी पड़ती, आप जैसे चाहो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद अब हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हम सी लैंग्वेज में अब प्रोग्राम लिखने वाले हैं अपने। तो उसके लिए हमें एक कंपाइलर चाहिए होगा जो हमारी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करके कंप्यूटर की मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा उसको। तो इसके लिए मैं ये एक लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया वीएस कोड और उसके बाद हमने ये एक्सटेंशन की जो अभी मैंने बताई आपको। उसके बाद हमने ये टूल करना है MySys2। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम जो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से हमने इस फाइल को डाउनलोड करना है। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ये इंस्टॉलर आ जाएगा। आपने इस इंस्टॉलर को भी ऐसे ही मतलब चलाना है और इसको नेक्स्ट कर करके ना आपने बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। और आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आप इसको इंस्टॉल कहाँ पे कर रहे हो। नॉर्मली ये सी और MySys64 फोल्डर में इंस्टॉल होती है, लेकिन अगर आप इसको चाहो तो आप इसकी कहीं और भी बदल सकते हो। लेकिन आपको वो चीज़ याद रखनी है कि आपने कहाँ पे उसको इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये चीज़ हमें अभी थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आपको आपको बस स्ट्रेट बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। मैं इसको बंद करूँगा क्योंकि मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसके बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास एक टर्मिनल खुलेगा। उस टर्मिनल के अंदर आपने ये कमांड कॉपी करनी है यहाँ से, और ये पेस्ट करके बस एंटर एंटर मारना है 2-3 दफ़ा। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि ये सारी सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ये क्या क्या इंस्टॉल करना है। आपने बस यस टू ऑल करना है, बस यस यस कर करके आपने बस डन करना है और वो सारी डाउनलोड पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर पे विंडोज़ वाला बटन दबा के सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या तो इस तरह खुलेंगे या फिर इस तरह खुलेंगे, और आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे नीचे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले यूज़र वेरिएबल्स में आपके पास इधर पाथ वाला वेरिएबल होगा, इसको आपने एडिट करना है इस पे क्लिक करके। तो उसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी। इधर आने के बाद आपने ये न्यू वाला बटन यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर ब्राउज करना है। ब्राउज करके अब यहाँ पे जो आपने जगह पे इंस्टॉल किया था ना, जो मैंने कहा था याद रखना है, नहीं किया तो बस आप पकड़े गए अब इधर। और नहीं, अब उस जगह पे आपने जाना है। मैंने उसको जी वाले फोल्डर में किया था और जी वाले फोल्डर में ये मैंने इस नाम से किया था।
आपके थोड़ा सा डिफरेंट होगा, माई 664 होगा M6। तो उसके अंदर, उस फोल्डर के अंदर जाके आपने यहाँ पे UCRT64 फोल्डर होगा, इसके अंदर जाना है और इसके अंदर ये बिन वाला फोल्डर होगा, इसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ओके करना है, ये सेव हो जाएंगे। यहाँ पे भी ओके करना है, यहाँ पे भी ओके करना है, और ये सारी चीज़ें आपकी सेटअप हो जाएंगी। इसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, और अगर आपने सारी चीज़ें सही की होंगी ना, तो आपने इधर टाइप करना है GCC-वर्जन, तो आपका ये रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपने सारा कुछ सही किया है और आपका कंपाइलर इंस्टॉल हो गया। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा आपका रिस्पॉन्स, तो जो ये प्रोसेस है, आपने उसमें कोई कहीं गलती की है और आपको वो रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस। ये जो लिंक मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप एक ये भी वीडियो मिली हुई है, ये भी आपको मतलब इसी चीज़ में ही गाइड कर रही है कि ये कैसे इंस्टॉल करना है आपने। तो आप ये भी वापस दोबारा देख सकते हो वीडियो। अब जब हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया, तो इसको हमने करना बंद। एक जगह पे कहीं पे फोल्डर बना लें, वहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स वगैरह लिखेंगे अपने। अगर आपने कोड एडिटर खोला हुआ था ना, और इसके बाद इंस्टॉल किया आपने वो, तो ये वो चीज़ें अभी यहाँ पे काम नहीं करेंगी। उसको, उसके काम करने के लिए ना आपको ये बंद करके एक दफ़ा दोबारा चलाना पड़ेगा इसको। तो आप एक फोल्डर बना लें, मैंने ये सी प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर जाके आपने राइट क्लिक करना है और इधर ओपन विद कोड क्लिक करना है। इससे आपका जो कोड एडिटर है ना, वो इस फोल्डर के अंदर खुल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि सी प्रोग्राम्स के अंदर आपका कोड एडिटर खुला हुआ है। तो अभी आपको ये शायद चीज़ें थोड़ी लग रही हो कि ये कोई मतलब, शायद मैं लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ी तेज़ी जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि या कि मेरी स्पीड या कम है या तेज़ है ज़्यादा, तो मैं अगली वीडियोस में इसको इसी तरह मैं एडजस्ट कर लूँगा। अगर आपको तेज़ लग रही है तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लिया करें। अच्छा, तो अगर आपके सारा कुछ अभी तक सही चला है और आपके टर्मिनल में उसने मतलब वर्जन भी सही से बता दिया था कि आपका कंपाइलर सही से इंस्टॉल हो गया, तो आपने ये कोड एडिटर खोलने के बाद यहाँ पे ऊपर फाइल नहीं क्रिएट करनी है। फाइल को मैं नेम देता हूँ .c। तो इस प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन .c होती है, तो आपको मतलब C.C डालना पड़ेगा, फिर ये आपके कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये एक सी का प्रोग्राम है और इसको उसी के मुताबिक इसको रन करना है। तो अब हमारे पास ये एक फाइल बन गई है। मैं अभी पहली वीडियो में अपने कोड को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कुछ भी। अगर आपको मतलब अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो समझ नहीं आ रहे, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हम अगली अगली वीडियोस में पूरा पूरा फोकस हमारा कम कोड पे होगा। इस वीडियो में सिर्फ सेटअप और इंस्टॉलेशन हमने कर की है बस। तो मैं लिखूंगा #include stdio.h, उसके बाद इंट मेन, तो हम करेंगे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद रिटर्न 0। तो अब हमने ये लिख लिया। इसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग्स करवाऊंगा आपके VS कोड के अंदर, जो चीज जो आपका मतलब हेल्पफुल होंगी। जो सेटिंग्स वाला अपना फोल्डर खोलें। अगर आप कोई और फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं और खुद अगर अपनी मर्ज़ी से चेंज, मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे कि कैसे करते हैं चेंज। अगर आप खुद चेंज करना चाहते हो तो कर लो। मैंने अपना ये फीरा कोड नर्ड फॉन्ट सेट किया हुआ है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ मैंने अपना 18 रखा हुआ है। अगर आप भी बढ़ाना चाहते हो तो इसको बढ़ा लो आपकी आंखों के लिए। अगर आप थोड़ा बड़ा फॉन्ट साइज यूज़ करते हो तो आपकी आमतौर पे आंखों के लिए अच्छा रहता है ये, क्योंकि छोटे छोटे टेक्स्ट हर सारा ज़्यादा देर के लिए रीड करना वो सही नहीं रहता आंखों के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर में यहाँ पे नन सेलेक्ट होगा आपका, इसको चेंज करके C++ कर लें। उसके बाद हमने सर्च करना है यहाँ पे फॉर्मेट ऑन सेव। फॉर्मेट ऑन सेव ये मेरा भी अनचेक्ड है, इसको चेक कर लें। एक और चीज़ हमने करनी है यहाँ पे इनेबल प्रीव्यू। रिव्यू, ये यहाँ पे कुछ आपके चेक हुए हुए होंगे, इन सारों को अनचेक कर लें। जो जो आपका मतलब चेक हुआ हुआ है इसको अनचेक कर लें। इसके बाद हमने सर्च करना है रन इन टर्मिनल। तो इसमें ये कोड रनर की रन इन टर्मिनल वाली यहाँ पे सेटिंग होगी, इसको चेक कर लें ताकि आपका जो कोड हो वो
टर्मिनल के अंदर उसकी आउटपुट शो हो, और बस यही करने की ज़रूरत है हमें सारा कुछ। तो अब हमारे पास ये इधर टॉप पे इधर प्ले का बटन होगा, यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया टर्मिनल में। और ये सारा कुछ था इस पहली वीडियो के लिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन घबराना नहीं। इसमें प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि शुरू शुरू में बंदे को लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप जैसे जैसे और प्रोग्रामिंग करते हो और कोड करते हो तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। और मैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं मतलब इससे फिर आगे जाके हम और भी एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करें, जैसे हम वेब डेवलपमेंट में घुसें और गेम डेवलपमेंट में भी करें काम। और इस तरह लाइक मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें सीखें मिलकर। तो बहुत इसमें मज़ा आएगा प्रोग्रामिंग में, उम्मीद करता हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।